हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का इंतज़ार खत्म हुआ। चलिए, इंतज़ार खत्म इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग का बहुत डिमांड था सर इंग्लिश स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। अब देखिए, बहुत जगह इनका बहुत सारा मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है। YouTube पे मात्र ये क्रिस सर का वीडियो ही आपको बहुत ही सटीक जानकारी देगा। रीजन क्या दी, आप वहाँ पे जाइएगा तो बहुत सारी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। बट आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, हम आपको प्रूव्ड के साथ बताएंगे। ओके, द पेस फॉर लिविंग मतलब देखिए, पेस मतलब होता है अभी के जो रफ्तार हैं। पेस मीन्स क्या होता है? रफ्तार, अभी के जो गति है ना। द पेस फॉर लिविंग, लिविंग मीन्स क्या होता है? जीवन। तो बहुत कोई बोलते हैं इसे जीवन की रफ्तार, नहीं, जीवन के, गौर से समझिएगा। फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं द पेस फॉर लिविंग मतलब जीवन के लिए जो रफ्तार है, जीवन के लिए जो रफ्तार है, क्या वो सही मायने में है या नहीं है, मतलब ठीक है या खराब है। इस पे आधारित यहाँ पे आरसी हचिंसन, इनका फुल फॉर्म है रे कॉटन हचिंसन, जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1907, 23 जनवरी 1907, और इनकी मृत्यु हुई थी 3 जुलाई 1975। ओके, ये पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1907, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 3 जुलाई 1975। तो रे कॉटन हचिंसन के द्वारा द पेस फॉर लिविंग लिखा गया है। और ये सबसे पहले ये सवाल पूछेगा ये क्या है, तो बहुत जगह आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारे बुक में, कि ये एक ऐसे है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। रीजन इसलिए आप विकीपीडिया जाके कीजिए आरसी हचिंसन के बारे में। ओके, जाइए विकीपीडिया कीजिएगा तो वहाँ पे आपका इनका ढेर सारा आपको नोवेल दिख जाएगा। जैसे 17 नोवेल लिखे हैं और भी ढेर सारे ये वर्क किए हैं। उसमें से मात्र स्टोरी जो है वहाँ पे आपको दिखेगा द पेस फॉर लिविंग। तो ये एक ऐसे नहीं है, बल्कि ये क्या है? स्टोरी है। याद रखिएगा, ये क्या है? स्टोरी है, ऐसे नहीं है। यदि आपको कहीं दिखता है तो वो गलत दिखता है। ओके, ये क्या है? स्टोरी है। और यहाँ पे रे कॉटन हचिंसन जो हैं, इसे एक ड्रामा के माध्यम से वर्णन करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे बात को, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो ये क्या है? स्टोरी है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि सर क्या बुक में गलत दिया है? पता नहीं बुक में क्या है, नहीं आपके तो बुक में ये दिया हुआ भी नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, उनका फुल फॉर्म। तो ये क्या है? स्टोरी है। आप लोग देख सकते हैं प्रूव्ड में। ओके, अब देखिए समझिए, 23 जनवरी 1907 को इनकी जन्म हुई और 3 जुलाई 1975 को। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे ब्रिटिश के। कहाँ के? ब्रिटिश के रहने वाले थे। ओके, और इसे ब्रिटिश नोवेलिस्ट भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? ब्रिटिश नोवेलिस्ट। इन्हें ब्रिटिश नोवेलिस्ट के भी नाम से जाना जाता है। ये आपका क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा। आप कहते हैं कि ढेर सारे बुक तो ये लिखे थे, ढेर सारी चीज़ ये वर्क किए थे। उसमें से एक इसका राइजिंग ये लिखे थे बुक। ओके, और ये शॉर्ट लिस्टेड हुए थे कब जाके? 1976 में। बहुत सारे यूट्यूब पे जो है गलत भी पढ़ा दिए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि आप कैसे गलत पढ़ा देते पता नहीं। 1976 में आफ्टर डेथ के बाद, है ना, जबकि 1975 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु। और बहुत कोई लिखे हैं क्या 1975 में ही ये हुए थे ना। और ये बुक जो इनके थे, ये राइजिंग जो हुए थे, वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। वो क्या हुए थे? शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। किसके लिए? बुकर प्राइज के लिए, है ना, बुकर प्राइज के लिए। थोड़ा आप लोग एडजस्ट किया, मतलब अच्छे से लिख ही दिए। ओके, ऑफलाइन जो मैं पढ़ाता हूँ ना, तो आदत है ऑफलाइन का, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए ऑनलाइन में। ओके, अब बट एडजस्ट करने की कोई बात नहीं, आप लोग अपने समझदार हैं, समझ रहे हैं। ओके, तो ये थे किनकी कहानी? आरसी हचिंसन की कहानी। ओके, कि इनका जन्म जो है, ये सारा चीज़ हुआ था। क्वेश्चन जो आपका पूछेगा ना, तो ये क्वेश्चन पूछने वाला है, ना ही ये क्वेश्चन पूछने वाला है। क्वेश्चन पूछने वाला है द पेस फॉर लिविंग का लेखक कौन है, अभी तक जो पूछा जाता है। और ये पूछेगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आरसी हचिंसन कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ब्रिटिश नोवेलिस्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये स्टोरी द पेस फॉर लिविंग, इसमें लाइन बाय लाइन तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन छोड़ेंगे भी नहीं। देखिए क्या कर रहे हैं
कि लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन एक लाइन छोड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या क्या बोले हैं, क्या क्या समझाएं, हर एक बात पे करेंगे। और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा आपका क्वेश्चन आएगा, है ना, उन सभी पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। आप लोग को तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि सिलेबस के बारे में। इसमें से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इसी वीडियो के खत्म होते होते आपका सारा बन जाए। और प्रूव्ड के लिए आप क्या कीजिए, गैस पेपर आसपास में होगा, जो पिछले साल पास किए होंगे उनको देख के थोड़ा चेक कर लीजिएगा, क्या सही में क्रिस सर जो बोल रहे हैं क्या वाकई में हम बना पाते हैं या नहीं पाते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, और मेरा पढ़ाया हुआ, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे अंदर से एनर्जी मिलता है ताकि मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। ओके, क्योंकि देखिए जब कोई एथलेटिक जब परिश्रम करते हैं और जब उन्हें क्या मतलब प्रशंसा मिलती है उनके काम के पीछे, तो उनका और मन करता है कि नहीं और हम कुछ करें। ओके, अब देखिए कि यहाँ पे आरसी हचिंसन जो है, गौर से समझिएगा, डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा, आप समझिएगा। ओके, और बिल्कुल ही अच्छे ढंग से समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए, यहाँ पे जो है आरसी हचिंसन एक ड्रामा के थ्रू दिखाना चाहते हैं, इस स्टोरी को बताना चाहते हैं ना, इस स्टोरी को क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। समझिए क्या, सबसे पहला चीज़ आरसी हचिंसन के बारे में तो आप जान ही गए। अब देखिए इसमें क्या था, आरसी हचिंसन जो जितने भी स्टोरी लिखते थे, जो भी चीज़ लिखते थे, उनके जो समकालीन होते थे वो देखते थे कि हमारे जो समकालीन, उनके समकालीन का मतलब क्या, उनके समय में जो है क्या क्या परेशानियां आ रही थी, क्या क्या दिक्कत हो रही थी, उन पे वो लिखते थे। तो उसी में से ये जो 10 पेज फॉर लिविंग जो है, ये कैसे, ये जो जीवन की जो रफ्तार है, कैसे एक नॉर्मल रिदम, एक नॉर्मल रफ्तार पे, मतलब कैसे ये जो पेस यानी फास्ट मोमेंट जो है, ये रैपिड मोमेंट जो है, कैसे असर कर रहा है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, उन सभी पे ये क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब कि क्या क्या मतलब परेशानियां हैं, और वो समझाना चाहते हैं कि इनके माध्यम से, एक ड्रामा के माध्यम से आए। ठीक, चलिए आप जैसा भी हो डायग्राम आप लोग समझ जाइए। ओके, वैसे भी हम लैंग्वेज के टीचर हैं। ठीक, समझने का आप क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए ठीक। अब देखिए इनका एक नाम रख लीजिए, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट मतलब क्या होता है, अनाज का एक उम्र दराज, मतलब अनाज के मतलब व्यापारी करने वाले एक उम्र दराज व्यक्ति। ओके, और यहाँ पे रख लीजिए ओके उनकी वाइफ को। ओके, ये मान के चलिए उनकी क्या है, वाइफ। जैसे भी हो एडजस्ट कीजिए, थोड़ा आप लोग होशियार हैं ही। ठीक, थोड़ा ठीक एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, ये उनकी क्या है, वाइफ है। ठीक, ये उनकी क्या है, वाइफ। ठीक, और भी एक था उनका भतीजा भी था। ठीक, अब देखिए पहले यहाँ पे समझ लेते हैं सारा चीज़। ठीक, इनके यहाँ पे एक भतीजा का भी चित्र हम बना लेते हैं। ठीक, बिल्कुल समझ में आएगा और ये स्टोरी कभी दिमाग से नहीं निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। नेफ्यू है ये। ठीक, चलिए अब देखिए स्टोरी स्टार्ट होती है। अब देखिए लेखक कहते हैं आई सॉ अ प्ले। अब देखिए आई सॉ अ प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, लेकिन यहाँ पे प्ले का मतलब क्या हो जाएगा, नाटक। जब नाउन के तरह से यूज कीजिएगा तो क्या हो जाता है, नाटक। कहते हैं आई सॉ अ प्ले, है ना, आई सॉ अ प्ले इन डबलिंग नोट लॉन्ग एगो। कहते हैं कि मैंने डबलिन में एक क्या देखा था, नाटक देखा था, एक ड्रामा देखा था। क्या देखा था, एक नाटक देखा था। कहाँ देखा था, ये पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा कि लेखक नाटक कहाँ देखा था। तो लेखक जो है आरसी हचिंसन जो है नाटक देखा था कहाँ पे, डबलिन में। लिखते चल जाइएगा, पॉइंट एक भी नहीं छूटेगा। ओके, कहाँ देखे थे, डबलिन में उसने क्या देखा था, नाटक देखा था। बहुत लंबे समय की बात नहीं है, हाल फिलहाल। जिसका चीफ कैरेक्टर, ये कौन, चीफ
कैरेक्टर। चीफ कैरेक्टर कौन थे? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। डबलिन में एक नाटक देखा था जिसका चीफ कैरेक्टर कौन था? ये बूढ़ा व्यक्ति है ना, ये अनाज के व्यापारी जो थे इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि मुख्य कैरेक्टर के रूप में कौन था? तो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक, अब देखिए उसने एक डबलिन में नाटक देखा था जिसका मुख्य कैरेक्टर कौन था? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। His man of many anxieties, his man of many anxieties। अदरवाइज मतलब ये जो आदमी था इनके पास ढेर सारी चिंताओं से ये घिरा हुआ था। रीजन क्या था कि लेखक यहाँ पे कैप्चर्स करते, ध्यान दिलाना चाहते हैं मॉडर्न ऑफ, मतलब कि ये यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहते एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। क्या? एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, मतलब एक आधुनिक युग का व्यक्ति। ये समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक है मॉडर्न, ये कैसा व्यक्ति है? मॉडर्न मैन है। ठीक, और ये आदमी के पास जो है एगोनी है। एगोनी बोले तो दुखदों का बहुत सारा क्या है? पीड़ा है, बहुत सारा दुख का पीड़ा। और क्या दुख का रीजन है अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा। तो ये मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटी ढेर सारी चिंताओं से घिरा हुआ था। और इसको बोल भी रहे हैं, लेखक कह भी रहे हैं कि कैप्चर्स मीन्स क्या? ध्यान डालते हैं, दृष्टि डालते हैं उस व्यक्ति पे, उसी व्यक्ति के आसपास ड्रामा को, कहानी को घुमाने का प्रयास करते हैं। और ये कैसा आदमी है? तो मॉडर्न मैन है ना, एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप बोल सकते हैं एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक, किस पे ध्यान देते हैं? कैप्चर्स। ठीक, किन पे ध्यान देते हैं? एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन पे। ठीक, तो यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं इस व्यक्ति के जरिए, लेखक कहानी के जरिए, कि इनको ढेर सारी चिंताएं थी। क्या चीज़ की चिंताएं थी? आप जरा सुन लीजिए। पहला चीज़ कि उनका ये भतीजा जो था, ये जो था ससुरा, ये क्या करता था? उसे चीट करता था। क्या करता था? चीट मीन्स क्या होता है? ठगना। ये उसे ठग लेता था क्योंकि बेचारा का दिमाग उतना ज़्यादा फास्ट काम करता नहीं था। तो ये कोई भी काम देता था तो ये क्या करते थे? उसको ठगने का ये काम करता था उनका भतीजा। दूसरी चीज़, इसकी पत्नी जो थी, किसी की भी पत्नी हो, भाई थोड़ा नेगेटिव नहीं लेना, ओके, किसी की भी पत्नी हो, वो जो है बहुत ज़्यादा ताम झाम करती है। दैट मीन्स कहने का मतलब जब आप लोग का भी शादी होगा फ्यूचर इन केस, अब कोई नेगेटिव में मत ले लेना कुछ लड़कियां लोग, ओके। जो भी है थोड़ा मतलब मेकअप का जो सामान है वो ज़्यादा कौन खर्च करती है? दैट मीन्स महिला ही ज़्यादा क्या करती है? कॉस्मेटिक का यूज करती है। और बहुत सारे आजकल तो लड़का सभी फेयर हैंड सब लगाने लग गए हैं। खैर छोड़िए उनकी बात, क्या जाए। तो ये जो उसकी पत्नी थी, प्रत्येक हॉलीडे पे है ना, एच हॉलीडे मतलब आप समझते होंगे छुट्टी के दिन या कोई पर्व त्योहार पे, ये जो थी ये 10 यूरो, कितने? 10 यूरो। बहुत कोई इसको क्या पाउंड बोलते हैं, ठीक, बहुत सारे चीज़ को कहते हैं, लेकिन कितने? 10 यूरो, लमसम 600 के नियरेस्ट, अपने रुपये में कितने? लमसम 600 के नियरेस्ट ये प्रत्येक हॉलीडे पे क्या कर देती है? खर्च कर देती थी। कौन? इसकी पत्नी। अब बेचारा को भतीजा ठग रहा था, उसके बाद इसकी पत्नी भी जो है ढेर सारी पैसा क्या कर रही थी? खर्च कर रही थी। और ये बेचारा जो रहते थे कोई बड़े शहर में नहीं रहते थे, एरिस कंट्री एक आयरलैंड में है जहाँ की इंग्लैंड की बात होती है, ठीक, वहीं पे एक स्मॉल से एरिस कंट्री टाउन में इनका क्या है? घर है। एक छोटा सा शहर के बगल में दहायत है, वहीं पे इनका क्या है? घर है। किनका? इस इल्डरली कॉर्न मर्चेंट का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इनका घर था? तो एरिस है ना, कंट्री टाउन के आसपास इनका क्या था? घर था। किसका? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। तो छोटा गांव में था तो ये ज़्यादा एडवांस बनती थी। अब बने भी क्यों ना, बेचारा क्या थे? व्यापारी थे, तो थोड़ा तो दिखाएगी ही ना। खैर छोड़िए वो सब बात, ठीक। आप लोग क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश ये करना है कि आपके दिमाग में ये बिल्कुल ही चला जाएगा A to Z। नाटक कहाँ देखा था? तो सर डबलिन में देखा था, ठीक। बहुत तुरंत बता दीजिएगा, तुरंत बता दीजिएगा, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिसका मुख्य पात्र कौन था? तो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। तुरंत आप बता दीजिएगा मुख्य पात्र कौन थे? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे। उसे ठगने का काम कौन करता था? तो उसका भतीजा करता था। उसकी पत्नी जो है प्रत्येक हॉलीडे पे कितने खर्च कर देती थी? 10 यूरो खर्च कर देती थी। बहुत कोई मतलब देखिए सबका अलग अलग है, लेकिन यूरो ही होगा यहाँ पे। लमसम यदि बात करें अपने रुपया में इसे कन्वर्ट करने का, तो लमसम 600 रुपये ये क्या करती थी? खर्च कर देती थी। अब देखिए ये आदमी जो थे अपने तेज गति के वजह से, अपने तेज रफ्तार के वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या दुखी थे, बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे। और कभी कभी ये चीख उठते थे, चिल्ला उठते थे। क्यों चिल्ला उठते थे? कि उनको लगता था कि बाप रे बाप ये कितना
मतलब मेरा ज़िंदगी जो है वो कितना रफ्तार से जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक। और उसी वक्त मतलब उनको ये मालूम पड़ता है कि एक एरोप्लेन, क्या एक एरोप्लेन की जो स्पीड है, याद रखिएगा, एक एरोप्लेन की स्पीड जो है 1000, कितना, 1000 है ना, मील्स, 1000 मील्स पर आवर, यानी एन आवर है, क्या है, एन आवर, यानी 1 घंटे में वो कितने दूरी किलो मतलब मीटर करते हैं, तो 1000। ये क्वेश्चन बनेगा, एक एरोप्लेन जो है, ठीक, एक एरोप्लेन की स्पीड कितना है, 1000 प्रति घंटा की रफ्तार से ये क्या करते हैं, एरोप्लेन स्पीड में मतलब चलते हैं। तो ये बात सुन के उनको और आश्चर्य लगता था कि एक ज़माना था कि हम लोग बैलगाड़ी, रिक्शा से, ठेला से, टेम्पू से चलते थे तो बहुत लंबे समय लगता था। आज इतना ज़िंदगी फास्ट हो गया है कि बताइए कि एक एरोप्लेन की स्पीड जो है 1 घंटा में कितना, 1000 दूरी तय कर लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ये क्या है, नाउ द टू फास्ट, मतलब ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड है। अब देखिए ये ऐसा इसलिए ये बोलते हैं कि इनको लग रहा है कि बाप रे बाप ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इनको ये लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, उनको ये पता भी नहीं होगा कि ये इतना ज़्यादा फास्ट वाली ज़िंदगी यहाँ पे आएगी, क्योंकि वो लोग नेचुरली चीज़ को ज़्यादा पसंद करते थे और उन चीज़ को ज़्यादा वो अपनाते थे। लेकिन इनको जब ये सब चीज़ सुनने के लिए मिलता है तो समझिए कि इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और इनकी जो एज है नियरेस्ट वो 30 के आसपास है इनका एज, मतलब 30 के बाद ही माना जाए। हो सकता है आप जैसे मान के चलिए कि हम ही को ले लीजिए, यदि आज से 10 साल मैं पीछे अपने समय को याद करता हूं तो इतना ज़्यादा नहीं मतलब फास्ट थी दुनिया। उस समय गांव में एक मुश्किल से नोकिया का छोटका सा मोबाइल मिलता था, आज तो सबके पास क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। ओके, तो मतलब इनको ये लगता था कि बाप रे बाप 1000 किलोमीटर एक एरोप्लेन का स्पीड, मतलब उनको सुन के ये आश्चर्य लगता था। किनको, लेखक को। ऐसा नहीं था कि आगे फिर ये लेखक ये चीज़ क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि लेखक को जो है मतलब दैट मीन्स इस इल्डरली कॉर्ड मर्चेंट को कि तेज़ गति नापसंद थे, रैपिड मूवमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इनको नापसंद थे, ये पसंद करते थे, ये तेज़ गति को भी पसंद करते थे। किस मायने में ये कहते थे, ये इल्डरली कॉर्ड मर्चेंट कहते थे कि ऐसा नहीं है कि मैं प्रत्येक फील्ड में जो हूँ मतलब तेज़ गति को मैं नापसंद ही करता हूँ, मुझे को 90 की स्पीड मानी 90 के स्पीड में कार चलाना, क्या चलाना, कार चलाना बिल्कुल ही मज़ा आता था। उसको 90 की स्पीड में कार चलाना मज़ा आता था। और इनका ये भी कहना था कि ये कार मेरा नहीं हो, ये कार किसी और का हो, तब मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा, और ज़्यादा, ठीक। और ये रात का भोजन याद रखना, ये रखिएगा आप लोग, ये रात के भोजन जो कहते हैं कि मैं रात का भोजन कहाँ करना चाहता हूँ, लंदन में। कहाँ करना चाहता हूँ, रात का भोजन लंदन में, है ना, टू डाइन, याद रखिएगा। डिनर जो हम बोलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइन भी बोलते हैं। अब वो डाइन वाला नहीं समझ लीजिएगा, गंवारी वाला, ठीक, वो सब कुछ होता नहीं है, ठीक। तो टू डाइन इन लंदन एंड लंच, है ना, न्यूयॉर्क। वो सोचते थे कि रात का भोजन कहाँ करें, हम लंदन में करें, और दिन का भोजन हम कहाँ करें, न्यूयॉर्क में करें। तो इतने वो फास्ट थे। कौन, लेखक। ऐसा मतलब मन में ये सोचते थे कि ऐसा नहीं है कि मैं हर एक फील्ड में तेज़ गति को ना पसंद ही करता हूँ, कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ मैं बिल्कुल ही तेज़ गति को पसंद करता हूँ। और आगे कहते हैं बट कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो जितनी फास्ट है उनमें कहीं ना कहीं मैं क्या हूँ, पीछा हूँ। वो बोलते हैं कि मैं उस जनजाति से बिलोंग करता हूँ। ट्राइब मीन्स होता है जनजाति, TERRIB, ट्राइब मीन्स क्या होता है, जनजाति। ये बोलते हैं कि मैं उस जनजाति से बिलोंग करता हूँ। ट्राइब मीन्स क्या होता है, जनजाति। मैं उस कास्ट यानी उस जनजाति से मैं बिलोंग करता हूँ कि यदि एक इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाए, यदि बहुत सारे व्यक्ति को कंपटीशन में बैठा दिया जाए और मेरे बुद्धि का, मेरे नॉलेज का, इनलाइटमेंट का, बुद्ध ज्ञान के लिए मेरा क्या लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, तो उसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स, सबसे लोएस्ट मार्क्स मुझे ही प्राप्त होगा। सबसे लोएस्ट मार्क मुझे ही प्राप्त होगा, बिकॉज वो कहते हैं अपने आप को कि आई एम अ स्लो थिंकर। ये क्वेश्चन बनेगा, आई एम अ स्लो थिंकर, आई एम अ स्लो थिंकर। आप लोग लिखते चल जाइएगा, आई एम अ स्लो थिंकर। मैं एक क्या हूँ, मंद सोचने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे सबसे कम नंबर मिलेगा, क्योंकि मेरा जो दिमाग है और सबकी अपेक्षा जितना फास्ट सोचता है उतना नहीं सोचता। और फिर वो अपने आप मन में ये भी सोचते हैं कि अभी के युग में ये बोलते हैं अभी के युग में
कि हम लोग को जो है ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा मतलब कहने का मतलब जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, आपको ये चीज़ पता होगा कि यथा दृष्टि तथा दृष्टि, जैसा आप दृष्टि बनाइएगा वैसा आपको क्या दुनिया नज़र आएगा। और आप ये भी जानते होंगे परिवर्तन ही संसार का क्या है नियम है, भागवत गीता में भी कहा गया है। तो बदलनी चाहिए, समय के अनुसार क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। और ये बताते हैं अपने बारे में, कहते हैं उदाहरण के तौर पे ये एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं, गौर से समझिएगा। एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ये बोलते हैं कि जब मैं अपने वाइफ के साथ, किसके साथ, जब मैं अपने वाइफ के साथ कहाँ जाता हूँ, फिल्म देखने के लिए जाता हूँ। कहाँ पे, सिनेमा में। जब मैं अपने वाइफ के साथ, पत्नी के साथ फिल्म देखने के लिए, ठीक, आप लोग भी फ्यूचर में जाइएगा, ठीक, अब ज़्यादा हंसिए नहीं, ओके। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तनी मनी बोल देते हैं तो तुरंत हंसने लगता है आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये अपने पत्नी के साथ कहाँ जाते हैं, सिनेमा फिल्म देखने के लिए, तो बेचारा को बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है कि वहाँ पे जितने भी उनके दोस्त थे, जो भी इनके साथी संगत थे, जितने भी आदमी सिनेमा में थे, उसमें जो भी फास्ट मूवमेंट हो रहा था फिल्म में, जो भी फास्ट एक्शन चल रहा था, जो भी चीज़ चल रहा था, जैसे भी था, वो सारा एकदम बिल्कुल सब कोई समझ लेते थे। लेकिन ई ससुरा को कुछ समझ में नहीं आता था। इसलिए समझ में नहीं आता था क्योंकि ये मन सोचने वाला था, बिकॉज आई एम अ स्लो थिंकर। ये पहले से कह रहा है कि मैं क्या हूँ, स्लो थिंकर हूँ। और विस्पर करते हैं, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, WISHPER, क्या होगा, विस्पर, WISHPER, विस्पर करते हैं। दैट मीन्स क्या, फुसफुसाते हैं। क्या फुसफुसाते हैं, विस्पर करते हैं, फुसफुसाते हैं। फुसफुसाते क्या है, कहते हैं अपने पत्नी के कान में जाके कहते हैं कि कान में कहते हैं कि इसमें, ये याद रखिएगा, ये सब जाके अपने पत्नी के कान में ये कहते हैं, ये कौन, इलरली कॉर्ड मर्चेंट, कहते हैं ऐसे करके इनके कान में जाके, क्या ये वही हीरोइन है, क्या ये वही हीरोइन है जिसको हम शुरू में देखे थे। तो उसकी पत्नी जवाब देती है, हद तेरी का, आपको ये भी समझ में नहीं आता है, इस फिल्म में 3 हीरोइन है। कितनी हीरोइन है, 3 हीरोइन। अब देखिए बेचारा के साथ कितना प्रॉब्लम है, कितना ये कम सोचने वाले हैं कि यहाँ तक इसको फिल्म में 3 हीरोइन है और तीनों हीरोइन इसको एक ही जैसा लग रहा है दिखने में, इतना। तो ये बोलती है कि कितनी हीरोइन है, 3 हीरोइन, और आप उसे सूचित कीजिए ए, बी और सी में। क्या सूचित कीजिए, ए और बी में इसे क्या कर दीजिए, सूचित कर दीजिए कि इसमें ए हीरोइन है, बी हीरोइन है और सी हीरोइन है। और सबको वो बताती है कि एक लंबी लड़की है भूरे बाल वाली, याद रखिएगा, एक लंबी लड़की है भूरे बाल वाली, एक शॉर्ट लड़की है भूरे बाल वाली, और एक ब्रूनेट, मतलब कि थोड़ा, मतलब बोल सकते हैं कि आप लोग देखें थोड़ा कला भी रहते हैं, मतलब अंग्रेज टाइप का, देखें ना, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, उस तरह के। तो सबको आप कैटेगरी में बांट लीजिए, ए बी सी, और इसमें हीरो एक है। हीरो कितना है, याद रखिएगा, हीरोइन कितनी थी, 3, हीरोइन की संख्या 3, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, और हीरो की संख्या 1। ये बोलते हैं कि इसमें हीरो जो है 1 है, हीरोइन 3 है। और हीरो वही था जो कि इंडोर से आया था। किस आया था, वो जो रूम के अंदर से जो बाहर आया था, दरवाजे पे अपना कैप ऐसे करके उठाते हुए, वही क्या है, इसमें हीरो है, ठीक। और इसमें 3 हीरोइन है, और ये तीनों हीरोइन के प्यार में है ना, फॉलन इन लव है ना, ठीक। ये तीनों प्यार में गिरेंगे, कैसे, सीक्वेंस में, ऑर्डर में गिरेंगे। ये तीनों हीरोइन जो है हीरो के प्यार में गिरेंगे। किस हिसाब से गिरेंगे, पहले कौन गिरेगी, बी, उसके बाद सी, और उसके बाद ए। ये याद रखिएगा कि वो किस ऑर्डर में गिरे हैं प्यार में, तो बी सी ए में। पहले सबसे बी, पहले किस हीरोइन से प्यार करेंगे, बी से, उसके बाद किससे, सी से, और उसके बाद ए से। तो इस तरह से क्या होंगे, गिरेंगे, ठीक। तो चलिए, ये थे क्या कि मतलब इस तरह से वो उनको क्या करते हैं, समझाते हैं। अब ये सारा चीज़ होने के बाद बोलते हैं कि वास्तव में यदि जो व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपने जो वर्क है, उनका जो बिजनेस है, यदि वो सही मायने में नहीं सोचे, फास्ट नहीं सोचे, तो उनका बिजनेस तो छोड़िए, वो इस दुनिया में सबसे क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को खुद पे, अपने आप पे क्या करनी चाहिए, वर्क करनी चाहिए, कि ज़्यादा अपने सोच को बढ़ाए, जो समय है उस समय के अनुसार चले। ये यहाँ पे एक स्टोरी था, किनके द्वारा लिखा गया था, आर.सी. हचिंसन के द्वारा। आप लोग को कैसा लगा नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कितना अच्छा लग रहा है, और क्या ज़्यादा मेरा आपको अच्छा लगता है, वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ तो अंदर से एक एनर्जी आता है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।